आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 18 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 ईस्वी। बरसों पहले चार चित्रकार पुस्तक में अशोक मित्र ने लिखा था कि जो यह शिकायत करते हैं कि रविन्द्रनाथ एक माचिस की डिब्बी का चित्र नहीं बना सकते थे, और यह आलोचक वास्तव में वही लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन माचिस की डिब्बी के चित्र बनाने के प्रयास में नष्ट किया और असफल रहे। अशोक मित्र ने ठीक ही लिखा था कि रविन्द्रनाथ ने भारत की चित्रकला को शीशे की अलमारी के बद माहौल से निकालकर रोजमर्रा के जीवन की बाहों में पहुंचाया। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कला को सही अर्थों में आधुनिक और उन्हें भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर विलियम ब्लेक जैसे उन विरल साहित्यकारों में से थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत साम्य रहा। वे प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, नाट्यकार, अभिनेता, संगीतज्ञ और कलाविद थे। उन्होंने तुलिका के द्वारा हृदय के उन भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जिन्हें वे अपने काव्य साहित्य के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाए थे। जन्म एवं आरंभिक जीवन। महर्षि देवेंद्रनाथ के सबसे छोटे पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनका परिवार पश्चिमी सभ्यता एवं विचारों, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश उच्च अधिकारियों आदि के निरंतर संपर्क में रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ ठाकुर प्रगतिशील विचारों के थे। सर विलियम जोन्स को उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 15 जनवरी 1784 ईस्वी को स्थापित की स्थापना में बड़ी मदद की। वस्तुतः पुनर्जागरण काल के दौरान, विशेषकर 20वीं सदी के आरंभ में ही प्रखर राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए बुद्धिजीवी साहित्यकार, समर्पित कलाकार, सजग पत्रकार एवं संस्कृतिकर्मी तथा राजनीतिकों में से अधिकांश किसी न किसी रूप में जोड़ासांको स्थित उस ठाकुरबाड़ी से गहरे से जुड़े थे जहां रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर व्यक्तिचित्र बनाने में माहिर थे। उनके चचेरे भाई गुणेंद्रनाथ थे। गुणेंद्रनाथ के तीनों पुत्र गगनेंद्रनाथ, शर्मेंद्रनाथ, अवरेंद्रनाथ तथा पुत्रियां विनयनी और सुनयनी सभी चित्र संरचना में दक्ष थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्राथमिक शिक्षा कलकत्ता में सेंट जेवियर स्कूल में हुई। तत्पश्चात 1879 ईस्वी में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की शिक्षा प्राप्त की। आरंभ से ही उनका सृजनात्मक कार्यों एवं कविता लेखन के प्रति रुझान था। परिवार के सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित इस महाकवि को चित्रकला का अनायास बोध हुआ था, जिसकी उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कवि रविन्द्र का साधना क्षेत्र बहुत विस्तृत और कला दृष्टि बहुत विराट थी। चर्चिल ने नैसर्गिक दृश्य आंके, आइंस्टीन ने वायलिन बजाई, किंतु उक्त क्षेत्रों में उनका योगदान नगण्य ही है। जबकि कला और संस्कृति के क्षेत्र में कवि गुरु ही विशिष्ट देन को नकारा नहीं जा सकता। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में ब्रह्मचार्य नाम से एक छोटा सा शिक्षण संस्थान आरंभ किया, जो आगे चलकर पाठ भवन के नाम से जाना जाने लगा। इस शिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को प्राकृतिक परिवेश में शिक्षित करना था। ध्यातव्य है कि कोलकाता से लगभग 152 किलोमीटर उत्तर में बीरभूम जिले के बोलपुर में स्थित शांति निकेतन शांति का निवास की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में 20 एकड़ जमीन पर की थी। 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ने यहाँ विश्व प्रसिद्ध कला भवन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की औपचारिक स्थापना की। इसके प्रथम प्राचार्य अध्यक्ष के रूप में असित कुमार हालदार ने कार्यभार संभाला। इसके उपरांत रविन्द्रनाथ ने आचार्य नंदलाल बोस को 1923 ईस्वी में कला भवन का स्थायी प्राचार्य अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने स्टेला क्रेमिश को कला समालोचक के रूप में कला भवन में बुलाया। पाश्चात्य शैली पर चित्रकला की शिक्षा देने के लिए आंद्रे कार्पेले को आमंत्रित किया। 1915 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुत्रवधू प्रतिमा ठाकुर ने आंद्रे कार्पेले की सहायता से कारुकार्य की शिक्षा के लिए जोड़ासांको के ठाकुरबाड़ी में विचित्र क्लब की स्थापना की। टैगोर शांति निकेतन शिक्षण संस्थान की स्थापना से ही संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि ऐसे शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाए जहां पूर्व और पश्चिम को मिलाया जा सके। अपने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को शांति निकेतन में विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की।
इस वर्ष 1921 ईस्वी में कला भवन को विश्व भारती विश्वविद्यालय में समृद्ध कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पावना में 1908 ईस्वी में बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी समय उन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, जिसे सर्वप्रथम 1911 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। युवावस्था में अपने लंदन प्रवास काल में एवं विदेश भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की कला गैलरियों में चित्रों एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी देखकर युवा रविंद्र के मन में कलाकृति के प्रति न केवल रुचि बोध जागृत हुआ, बल्कि कालांतर के वह परिकृष्ट भी हुआ। 1912 ईस्वी में अपनी तीसरी विदेश यात्रा पर ब्रिटेन प्रवास के दौरान रविन्द्रनाथ का वहाँ के विशिष्ट साहित्यकार और कलाकारों से संपर्क हुआ था और उनमें से कई बाद में शांति निकेतन भी आए। इसी तरह 1913 ईस्वी के आरंभ में शिकागो की यात्रा के दौरान वहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित व्याख्यानों एवं साहित्यिक गोष्ठियों में श्रोताओं को संबोधित किया। साथ ही वह आर्मरी शो में लगी प्रदर्शनी भी देखने गए, जहां 300 कलाकारों की 1600 कृतियां प्रदर्शित थीं। आर्मरी शो आधुनिक कला की बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी। इसका आयोजन 17 फरवरी 1913 से 15 मार्च 1913 ईस्वी के मध्य 69वीं आर्मी रेजिमेंट स्थल न्यूयॉर्क में वाल्ट कुहन, वाल्टर पेज और आर्थर वी डेविस द्वारा किया गया था। वह अमेरिका में आधुनिक कला की पहली बड़ी प्रदर्शनी थी। रविन्द्रनाथ का 1912 से 19 ईस्वी के बीच अपनी 7 अलग अलग विदेशी यात्राओं में लगभग 6.5 वर्ष विभिन्न देशों में बीता। अपनी विवशता में भी वह कला संग्रहालय और कला विधियों का परिदर्शन करना नहीं भूलते थे। इसका विवरण वह अपने नोटबुक और डायरी में लिख लेते थे। इसी क्रम में उन्हें दादावादी कलाकारों और उनके विचारों को जानने का भी थोड़ा बहुत अवसर मिला। अतियार्थवादियों, खासकर पॉल क्ली के कार्यों को देखकर कहीं न कहीं उन्हें डूडल्स सदृश आकृतियों की सूक्ष्मता का भी एहसास हुआ। रविन्द्रनाथ की कला 1928 ईस्वी में करीब वृद्धावस्था लगभग 67 वर्ष की आयु में रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना आरंभ किया। उनके चित्र बनाने की प्रेरणा के पीछे कहा जाता है कि बेंगलोर यात्रा के दौरान वह अपने कलाकार शिष्य एवं सुहृदय मुकुल चंद्र डे, जो गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता के नवनियुक्त प्राचार्य भी थे, के यहाँ ठहरे थे। महुआ की अधिकांश कविताएं वहीं लिखी गई थीं। इसके बाद भी उनके मन में चित्रांकन के क्षेत्र में कुछ करने का विचार आया। इसे और उद्दीपित करने का श्रेय उनकी महिला मित्र व अर्जेंटीना की प्रसिद्ध लेखिका विक्टोरिया ओकाम्पो, जिन्हें रविन्द्रनाथ स्नेहपूर्वक विजया नाम से पुकारते थे, को दिया जाता है। उन्हीं ने पहली बार कवि के क्लेवर में छपे एक विशिष्ट कलाकार का आविष्कार किया था। रविन्द्रनाथ के कला अभ्यास का आरंभ उनके द्वारा उनकी ही रचना, विशेषकर कविताओं के प्रेरण क्रम में किए जाने वाले संशोधन से हुआ था। कविता या गान को संशोधित या उनमें परिवर्तित करते हुए अथवा संबंधित पंक्तियों को दोबारा लिखते हुए सृजनात्मक ऊहापोह या अंतराल के दौरान अन्य मनस्तक भाव से जाने अनजाने में जो काट कूट होती चली जाती थी, वह कभी कभी बड़ी कौतूहलपूर्ण हो जाती थी। रेखाओं के साथ यह खिलदड़ापन, जिसे डूडलिंग रेखा कौतुक कहा जाता है, अब रविन्द्रनाथ का प्रिय शौक हो गया था। पंक्तियों को परिमार्जित करते हुए अचानक उन्हें प्रतीत होता था कि सामने वाले पृष्ठ पर कटी झटी पंक्तियों के बीच से ही कोई पक्षी चोंच उठाकर और डेने फड़फड़ाकर उड़ने को तैयार है, या कोई बेहतर काल्पनिक एवं विचित्र जानवर बन पड़ा है, या फिर पत्तों की ओट से कोई कली या कोई फूल अचानक खिलने को तत्पर है। अक्सर ऐसे कौतूकपूर्ण संशोधन की धूप छांव में चुपचाप कोई मुखौटा या रहस्यमय चेहरा झांककर अपने सृजक को ही अनायास विस्मित कर जाता था। लगभग उसी बाल सुलभ काल्पनिकता एवं मानसिकता के साथ रविन्द्रनाथ परवर्ती वर्षों में भी अपनी पेंसिल, कलम या कूची द्वारा उन काल्पनिक बिंबों और रूपाकारों को उकेरते रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि कुछ रेखाओं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी, जो कुछ से रोष। मैं तब ये नहीं जानता था कि वह आकृति मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणित हो जाएगी। रविन्द्रनाथ ने पहले एकल रंग का, बाद में 2 और फिर 3
या एकाधिक रंगों का प्रयोग किया। चूंकि रविंद्रनाथ संवाद सुखयाई के लिए चित्रों का निर्माण करते थे, इसलिए उन पर किसी स्कूल या संस्था या फिर किसी शैली का बंधन तो था नहीं, इसलिए उनके उपादान और उपकरण भी सीमित रहे। इसके बावजूद उनके चित्रों में रचाव, स्वभाव या प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने जानबूझकर कैनवास का सहारा नहीं लिया, क्योंकि एक तो उस पर लगाए जाने वाले तेल रंग जल्दी नहीं सूखते और दूसरे एक भावचित्र सर्जक के पास इतना धैर्य कहाँ होता है। यह है चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर प्रमाण, कागज पर रेखा चित्र संग्रह, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता। कि वह स्वयं पर अंकुश लगा पाए। उनके पास कई उद्वेलित करने वाले विषय थे। रोसानाई स्याही से बने अनेक चित्रों में एक स्वच्छंदता दिखती है, जिसके तहत कूची कपड़ा, रुई के फाहों और यहाँ तक कि उंगलियों का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। रंग नहीं मिलने पर वह फूलों की पंखुड़ियों को दबाकर रंग को काम में ले लेते। कुल मिलाकर वह रंगांकन सामग्री की अपेक्षा आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते थे। 1928 से 41 ईस्वी के मध्य अपने जीवन के अंतिम 13 वर्षों में तक उन्होंने पेंसिल, चारकोल, क्रेयॉन, स्याही, जल रंग, टेम्परा, पेस्टल, ड्राइंग पॉइंट एचिंग, रंगीन पेंसिल, फाउंटेन पेन, प्राकृतिक रंग आदि के प्रयोग से 2500 चित्रों की रचना कर डाली। इनमें प्रतिकृतियों, सभी पोर्ट्रेट, भूदृश्य, लैंडस्केप या सहरा स्थित चित्रण, सिस्टर लाइफ, मानव आकृति, मुखौटा एवं चेहरे विरूप चित्र आदि सभी सम्मिलित हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के बारे में कई कलाविदों ने चर्चा की थी। स्टेला क्रेमिस, जिन्होंने लंदन स्थित इंडियन सोसाइटी में 20 मई 1938 ईस्वी को रविन्द्रनाथ के 100 चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की थी, ने कहा है कि रविन्द्रनाथ के चित्र किसी वस्तु की अनुकृति न होकर पूरी तरह से मौलिक हैं। नंदलाल बोस ने कहा है कि रविन्द्रनाथ के काट-कूट डूडलिंग वाले चित्र बच्चों को बहलाने वाली लोरी के समान हैं। आर्चर के अनुसार रविन्द्रनाथ के चित्रों की विशेषता है रंगों का काव्यात्मक उपयोग, मौलिक कल्पना, परंपरागत रूढ़ियों से निर्णायक विचलन, किसी सीमा तक अवचेतन पर उनकी निर्ममता और सबसे बढ़कर सुदृढ़ प्रवृत्ति। इन्हीं कारणों से और निश्चित तौर पर वह भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार हैं। ब्रिटिश मूर्तिकार मार्गरीट मिलवार्ड रविन्द्रनाथ के चित्रों को देखने के बाद कहती हैं, मैंने वहाँ जो कुछ देखा वह बयान से परे है। वहाँ काले आकारों का निष्ठुर और भयावह जाल सा फैला था। सूक्ष्म और तिकोने आकार वाली नेत्रित आकृतियाँ, संवत विविध रूपाकार वाले चेहरे और कभी कभी अंधेरे से आपका पीछा करने वाली डरावनी आंखें ने मुझे सर्वाधिक आकर्षित किया। आनंद कुमार स्वामी ने रविन्द्रनाथ के चित्रों को नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइफ बताते हुए कहा है कि शिशु द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है, उसे रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में खोज पाना कठिन है। उनकी कला किसी पूर्वग्रह से बंधी हुई नहीं है, बल्कि उनके चित्र किसी भी आग्रह से मुक्त का प्रयास थे। टैगोर की कला रेखाओं और लयतात्मक माधुर्य की परंपरा से समृद्ध रही है, जो भाव प्रवण और अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण है। सुप्रसिद्ध चित्रकार और कला चिंतक के.जी. सुब्रमण्यम ने 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जब पहली बार रविन्द्रनाथ के चित्रों को अवलोकन किया तो वह मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने बताया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वह किसी प्रकार के अभिमंत्रित सूत्र हैं, मेरे समस्त सौंदर्य शास्त्रीय पूर्वग्रह को भेदते हैं। जब वे रविन्द्रनाथ अपने चित्रों के बारे में लिखते हैं तो वह वान गान के पत्रों के बजाय पाल कली के नोटबुक के ज़्यादा करीब होता है। अपनी कला सृष्टि के बारे में स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि लोग मुझसे प्राय यह प्रश्न करते हैं कि मेरे चित्रों का अर्थ क्या है। अगर मेरे चित्र उत्तर नहीं दे पाते तो मैं भी निरुत्तर हूँ। उनकी यथार्थता उनके अवतरण प्रकाशन में है, अर्थवहन में नहीं, और उनके पीछे कोई विचारणीय वक्तव्य भी छिपा नहीं है। अगर उनका कोई मूल हो तो टिके रहेंगे, अन्यथा उनमें चाहे नीति कथन हो या वैज्ञानिक सत्य ही क्यों ना हो, वह सभी रहज ही व्यर्थ होंगे और विस्मृत के गर्भ में विलीन हो जाएंगे। मात्र एक वर्ष में ही रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी अमेरिका सहित पश्चिम देशों के महत्वपूर्ण शहरों की आर्ट गैलरी में आयोजित हो चुकी थी। एक चित्रकार के नाते यह एक बड़ी उपलब्धि थी, विशेषकर रविन्द्रनाथ के लिए, जो तब तक विशिष्ट कवि और नोबेल विजेता के रूप में पूरे विश्व में व्याख्यात हो चुके थे। बर्लिन की एक कला पत्रिका मॉडर्न सोई के कला समीक्षक ने 22 जुलाई 1930 ईस्वी के अंक में रविन्द्रनाथ के चित्रों की तुलना एमिड नॉल्डे के संग की। इसी तरह मानहाइमर टाग बिलाट पत्रिका के समीक्षक ने उनकी तुलना एमिड नॉल्डे, एडवर्ड मुख और कुविन जैसे चित्रकारों से की।
रविंद्रनाथ की कला का मूल उत्स वह रेखाएं ही हैं जो अपनी लयतात्मक और संजीदता से हमें आकृष्ट करने लगती हैं। उनके चित्रों पर अभिव्यंजनावाद, अतियथार्थवाद तथा अमूर्तवाद जैसे वादों का सार्वत्रिक प्रभाव रहा। अजंता के भित्ति चित्रों से लेकर भारतीय लघुचित्र की लयतात्मक से इनमें गजब का मेल है। उनके कला संसार में सौंदर्य, वियोग, करुणा और विषाद का भी काम योग नहीं है। रविंद्रनाथ के चित्रों का मुख्य विषय स्त्री थी। स्त्रियों के प्रति आकर्षण उनके कला की एक विशेषता थी। सौंदर्य और श्रृंगार के विभिन्न भावों का अंकन कर रविंद्रनाथ ने ऐसी स्त्रियों की सृष्टि की जो सहज ही हमें आकर्षित कर लेती हैं। शील, सौंदर्य, करुणा की छवि हो या घनी बिखरी हुई केशा राशियों के बीच प्रचंड स्त्री छवि हो, रविंद्रनाथ की स्त्रियां अनेक रूपों में विन्यस्त होकर अपनी पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर आती हैं। रविंद्रनाथ के चेहरे, खासकर स्त्रियों के चेहरे हों, चाहे लैंडस्केप हों या चाहे इलिस्ट्रेशन प्रक्षेप हों, को लंबे समय तक झकझोरते हैं। आज का चित्रकार अवनींद्रनाथ या यामिनी राय से भले ही कोई संवाद न महसूस करे, लेकिन रविंद्रनाथ उसे समकालीन नजर आएंगे। आज के कलाकारों में गोगी सरोज पाल के रचे चेहरे हों या परमजीत सिंह के लैंडस्केप, रविंद्रनाथ टैगोर से सच्चे अर्थों में रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य संग्रह विचित्रता बांग्ला भाषा में प्रकाशित काव्य के साथ चित्रकला के क्षेत्र में भी एक अभिनव प्रयोग था। रविंद्रनाथ द्वारा वर्ष 1930 ईस्वी से 32 ईस्वी के दौरान रचित कुल 31 कवियों के शीर्षक के साथ इनमें उनके स्वयं के 7 चित्रों के अलावा गगनेंद्रनाथ टैगोर के 8 चित्र, अवनींद्रनाथ टैगोर के 1 चित्र, नंदलाल बोस के 3 चित्र, रणेंद्रनाथ चक्रवर्ती के 4 चित्र, सुरेंद्रनाथ के 4 चित्र, सुनयनी देवी, निशिकांत राय चौधरी, जितेंद्रनाथ मजूमदार, प्रतिमा देवी रविंद्रनाथ की पुत्र बहू, गौरी वसु नंदलाल की सुपुत्री और मनीषे डे के एक चित्र संयोजित थे। रविंद्रनाथ ने 1909 ईस्वी में गीतांजलि की पांडुलिपि में पेन और इंक से रेखांकित किया। इसी तरह पूर्वी 1924 मधु, शहद, पदध्वनि, शीत, श्वेत, वसंत, वैतरणी, प्रभावनी, चंचल, तृतीय, अपरिचिता, बतास, हवा, स्वप्न, समुद्र, झंड मतलब तूफान, रवैया, विस्मरण आदि को काव्य के साथ साथ चित्र कर सभी को हैरान में डाल दिया। प्रमुख चित्र रविंद्रनाथ टैगोर की अधिकतर कृतियां शीर्षकहीन हैं। उनकी विशेष ख्याति प्राप्त कृतियां माँ शिशु, कागज पर इंक 1932, आत्मचित्र पेन और स्याही 16 जून 1935, आत्मचित्र कागज पर जल रंग, रक्त करवी पांडुलिपि पर रेखा और रंग, एकाकिनी कागज पर स्याही एवं रंग, शीर्षकहीन कागज पर स्याही और पोस्टल रंग, अफसान होलो रात्रि कागज पर रंगीन इंक तेल व जल रंग, 24 मई 1932, संग्रह कहाँ है बगदाद, सपन की पांडुलिपि कागज पर इंक फूल पेन इंक कागज, दार्जिलिंग, नवंबर 1931 ईस्वी, अरियण विधि कागज पर पेन इंक, पीला आकाश रंगीन स्याही पोस्टल 1935 से 36, कटफोड़वा कागज पर पेन और इंक 1932 ईस्वी, जलहंस पोस्टल कलर और वाटरप्रूफ इंक 1937 ईस्वी, श्यामला कागज पर इंक 1031 से 32, तीन मछलियां कागज पर जल, कादम्बनी देवी, स्त्री देहकृति कागज पर रंग और स्याही, स्त्री मूर्खाकृति कागज पर स्याही, संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, स्त्री भंगिमा कागज पर रंग, अपराधी मुद्रा में व्यक्ति वाटरप्रूफ इंक 1930 ईस्वी, एक साथ 12 आकृतियां रजनीगंधा कागज पर इंक और पेन 1933 ईस्वी, कलशथा में स्त्री कागज पर जल रंग 1932 ईस्वी, विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, व्यथित, खन्ना अवस्था, सांध्या वेला, कूदता हुआ हिरण, पक्षी, मशीन मैन, पक्षी युगल, दगद हत्या, पानी वाली, पुष्प कागज पर इंक और पोस्टल, लाफिंग फेस, स्याही विधि संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ट्रीज जल रंग व स्याही माध्यम संग्रहालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, वन में लोमड़ी कार्डबोर्ड पर जल रंग व स्याही, नृत्यरत महिला कागज पर स्याही संग्रह कहाँ है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, मुख्य अभ्यास कागज पर पेन स्याही व वॉश संग्रह कहाँ है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, मैन राइडिंग ए डंकी पेन तथा इंक, कृदन करता ऊँट, थके हुए यात्री, सफ़ेद धागे, प्राचीन कानाफूसी, सिद्धार्थ का महाविनिष्क्रमण, लाल और नारंगी फूल कागज पर रंगीन इंक 1931 से 32, नृत्य नाट्य चंडालिका प्रकृति का गान कागज पर इंक, बजरे पर
कागज पर रंग कला 1930 मुख कागज पर रेखा चित्र संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता। प्रणाम कागज पर रेखा चित्र संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता तथा मानव मुख कागज पर जल रंग संग्रह कहाँ है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। पुरस्कार सम्मान 1918 ईस्वी में गुरुदेव रवींद्रनाथ को उनकी सर्वोत्तम कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वे प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे। सन 1915 ईस्वी में उन्हें सम्राट जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी भी सम्मानित किया। प्रमुख चित्र प्रदर्शनी 2 मई 1930 ईस्वी को रवींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी पेरिस फ्रांस की गैलरी पिगाले में हुई, जिसमें उनके 125 चित्र प्रदर्शित हुए थे। इस दौरान विक्टोरिया ओकाम्पो के साथ आंद्रे कार्पलेस और कांतेस दा नोआलिस भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रवींद्रनाथ को तत्कालीन फ्रांस के शासक द्वारा सिरोपा प्रदान किया गया। यह संयोग की ही बात थी कि जब रवींद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी गैलरी पिगाले में चल रही थी तो उसी इमारत के दूसरे हिस्से में एकाल देश बियुक्स आर्ट्स की कला छात्राओं की प्रदर्शनी भी लगी हुई थी और जिसमें अमृता शेरगिल के चित्र भी प्रदर्शित थे। उस अवसर पर 17 वर्षीय अमृता ने यह टिप्पणी की थी कि रवींद्रनाथ की कविताओं के मुकाबले मुझे उनके रेखांकन बेहतर लगे। अपने इस चित्र प्रदर्शनी के अवसर पर रवींद्रनाथ ने संक्षेप में यूरोपियन प्रेस को बताया था कि मेरी कविता में मेरे देशवासियों के लिए, जबकि मेरे चित्र पश्चिम को मेरे उपहार हैं। यहाँ की नेशनल गैलरी में रवींद्रनाथ की कई छवियों को खरीदा। उनके द्वारा प्रदर्शित चित्रों की यूरोपियन प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने खूब प्रशंसा की। मई 1930 ईस्वी को पेरिस चित्र प्रदर्शनी के बाद रवींद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी तिथिवार विभिन्न स्थानों पर प्रकार लगी। इंडियन सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडियन रूम्स लंदन जून 1930, बर्मिंघम आर्ट गैलरी लंदन जुलाई 1930, बर्लिन जुलाई 1930, स्टेट आर्ट गैलरी डेस्ट्रन जुलाई 1930, सालरटन पिक्चर गैलरी डेनमार्क अगस्त 1930, स्टेट म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट मास्को सितंबर 1930, मैसर्स टॉल एंड रिसर्च अक्टूबर 1930, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बॉस्टन अक्टूबर 1930, द 56th स्टीज गैलरीज न्यूयॉर्क नवंबर 1930, द न्यूमैन गैलरीज फिलाडेल्फिया मई 1931 आदि। निधन 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की उम्र में कलकत्ता के प्रोस्टेट कैंसर की वजह से रवींद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया। आज वो भले ही हमारे बीच ना हो, किंतु उन्होंने अपनी कला से भारतीय कला को रूढ़िमुक्त कर उसे खुली हवा में सांस लेने को प्रेरित किया। फिल्म 1961 ईस्वी में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने उनके जीवन पर आधारित 54 मिनट की एक श्वेत श्याम डॉक्यूमेंट्री फिल्म रवींद्रनाथ टैगोर शीर्षक से बनाई थी। पुनर्वलोकन प्रदर्शनी 2011 में रवींद्रनाथ टैगोर के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके 208 चित्र की एक पूर्वालोकन प्रदर्शनी द लास्ट हार्वेस्ट नाम से भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय व राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी को प्रसिद्ध कला इतिहासकार आर शिव कुमार ने क्यूरेट किया था। इस अवसर पर आर शिव कुमार द्वारा संपादित एक पुस्तक द लास्ट हार्वेस्ट पेंटिंग ऑफ रविंद्रनाथ को विमोचन भी हुआ। तो ये आपका चैप्टर 18 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।